नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मौका है नेशनल कंज्यूमर डे का और हम पूछ रहे हैं कि क्या भारत का कंज्यूमर आज सच में सशक्त है, एम्पावर्ड है, या हम सिर्फ एक बड़ा बाजार बनकर रह गए हैं जहां हर कोई अपना सामान तो बेच सकता है लेकिन उसकी जवाबदेही बस कहने भर की है। भारत की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास, दुनिया जमाने की कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विसेज वाली ये इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत कौन? कंज्यूमर। लेकिन क्या कंज्यूमर की इस ताकत के बराबर उसके अधिकार भी मजबूत हैं? शायद कागजों पर हैं। हमारे पास एक जो कानून है, भारत का कंज्यूमर कानून, जो कागज पे मजबूत दिखता है क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंप्लेंट पोर्टल्स हैं, शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पर जमीनी हकीकत यह है कि इस सब के बावजूद जब एक कंज्यूमर फंसता है तो अक्सर अकेला पड़ जाता है। 2025 की ही बात करें, हमने दो ऐसे बड़े मामले देखे जहां आम कंज्यूमर बेबस दिखा। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर लोगों का गुस्सा आपको याद होगा, जब लोगों ने अपने पैसों से खरीदे स्कूटर तक जला दिए, आग लगा दी उनमें। क्यों किया होगा किसी ने ऐसा? क्योंकि उसे इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया होगा, कोई सुनने वाला नहीं मिला होगा। दूसरी घटना तो हाल की ही है, इंडिगो क्राइसिस, जहां हवाई यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर भटकना पड़ा, ना तो सही जानकारी मिली, ना कोई खाना पानी पूछने वाला। कोई अपनी ही शादी में नहीं पहुंच पाया तो किसी का इंटरव्यू छूट गया, और ऐसे अनगिनत किस्से आपको मिल जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि जब कंज्यूमर सबसे ज्यादा परेशान होता है तो उसे सबसे पहले कौन सुनेगा? आज की इस चर्चा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। भारत में कंज्यूमर के अधिकार आज जहां खड़े हैं, शिकायतों का निपटारा कितना असरदार है, और क्या हमें एक बड़े बाजार के साथ साथ एक मजबूत कंज्यूमर इकोसिस्टम नहीं चाहिए? क्योंकि सिर्फ बाइंग पावर से कोई देश एक ग्रेट कंज्यूमर मार्केट या ग्रेट कंज्यूमर इकोनॉमी नहीं बन सकता। उसके लिए जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होगी, और वो भारत के कंज्यूमर की मांग भी है, डिमांड भी है, अधिकार भी है और हक भी है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बरसों से कंज्यूमर की आवाज और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजान मिश्रा साहब, और सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव जी, जो कि कंज्यूमर मामलों के भी बड़े जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिजॉन सर, अब मैंने अपनी एक बड़ी सी प्रस्तावना की कोशिश की कि वो सारी बातें रख पाऊं, क्योंकि मौका इतना अच्छा है, नेशनल कंज्यूमर डे की बात है, कंज्यूमर के हक की आवाज़ आपने लगातार उठाई है। लेकिन अगर हम आज जब तुलना करें, जितना बड़ा बाजार हमने पूरी दुनिया को दे रखा है, दुनिया ज़माने की कंपनियां इस देश के अंदर हैं, ढेरों सामान हैं, प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, और कंज्यूमर अपनी खून पसीने की कमाई से उनको खरीदता भी है। लेकिन किसी परिस्थिति में जब वो अटकता है, क्या हमारा सिस्टम उतना मजबूत है जो दिखे कि मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे जो पैसे लगे हैं उसके लिए मेरे पास जो राइट होना चाहिए वो मुझे मिले? बताइए सर, हम इतने बड़े मार्केट हैं दुनिया के, लेकिन क्या हमारा कंज्यूमर उतना ताकतवर है? विपिन भाई, पहले तो आपको, आपके सारे दर्शकों को, हमारे पैनल के जो वरिष्ठ वक्ता हैं, उनको सबको नेशनल कंज्यूमर डे पे बधाई। और आपका, हम ये बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपका ओपनिंग रिमार्क्स, इट वाज जस्ट सुपर। आपका ओपनिंग रिमार्क बिल्कुल सुपर रहा, क्योंकि आपने कई मिनट में पूरा निचोड़ निकाल के लाए कि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून जब हम लोग बनाए थे, और आज 2025 जहां हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग कहां से कहां तक पहुंचे हैं, इसका विवरणी होनी चाहिए, इसका एक रेट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए कि कहां तक हम लोग पहुंच पाए हैं। जब हम लोग ये कानून निकाले थे, ये कानून का केवल एक ही लक्ष्य था, सरल उपाय से उपभोक्ताओं को समाधान मिले उनका शिकायत का। ये कानून कोई सिविल कोर्ट नहीं था, ये कानून कोई तामझाम नहीं था कि लाल बत्ती बना लगाकर वो कमीशन के प्रेसिडेंट घूमेंगे या उनके आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग इतने सरल बनाए थे कि वो कोई भी व्यक्ति अपना केस को लेकर जा सकता है, उनको वकील का भी जरूरत नहीं है, और 45 डेज मैक्सिमम
45 डेज में उनको समाधान मिल जाए। और जहां पर टेस्टिंग वगैरह की बात है, जहां पर कोई रिसर्च की बात है, तो 90 डेज का छूट दिया गया था। लेकिन आज यदि आप देखेंगे, हर एक जिले में ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन होनी चाहिए, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट। अभी तक हम कुछ इतना, मतलब हमारे पास जितना आंकड़े हैं, 50% काम कर रहे हैं, 50% नहीं काम कर रहे। और हमको इतनी मालूम है कि आज लगभग ऑन एन एवरेज 2 साल लगता है किसी को समाधान प्राप्त करने के लिए। तो आप सोचिए कि यदि हमारे पास 2000 रुपया का कोई एक डिफेक्टिव सामान आया, जिसका गुणवत्ता सही नहीं है, हम यदि उसका मतलब रिटर्न करना चाहते हैं या उससे यदि मेरा कोई क्षति हुआ, उसका क्षतिपूर्ति करवाना चाहते हैं, तो हमको 2 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब 2000 रुपया के लिए हमको हो सकता 50,000 रुपया खर्चा करना पड़े वकीलों के पीछे इसका समाधान निकालने के लिए। तो हम लोग ऑलवेज ये चाह रहे थे कि एक सरल इजी रिफंड एक्सचेंज पॉलिसी निकल कर आए। 2019 में नया कानून बन गया, एक बहुत नए ढंग से मोदी जी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लेके आए, जहां पर उन्होंने फर्स्ट टाइम एक रेगुलेटर ले आया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और उस रेगुलेटर का केवल एक ही काम है कि वो कैसे और उपायों को, तंत्र को और सुविधाजनक बनाए आम उपभोक्ताओं के लिए, और सरकार उपभोक्ताओं के पक्ष को लेकर इंडस्ट्री के साथ मतलब वार्तालाप करे और नए नए पॉलिसीज लाए, नए कानून में संशोधन लाए जी, और प्रोडक्ट लायबिलिटी कर एक नया हम लोग मतलब एक पूरा चैप्टर ही डिवोट हुआ, एक मीडिएशन का चैप्टर डिवोट हुआ इसको लेकर के जल्दी से जल्दी निपटारा कैसे होए। लेकिन वाकई में ये कागजी है ज्यादा, प्रैक्टिस में एक आम उपभोक्ता हमको आज नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सबको मालूम है, 18001140001915, व्हाट्सएप नंबर भी है 8800001915। लेकिन वो 24 घंटा नहीं चलता है, 8 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता है। और फिर वहां पर भी लोगों को कहा जाता है कि आप जाइए और कोर्ट में नालिश कीजिए, जबकि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम है कि वो उपभोक्ताओं का संबंधित जो शिकायतें हैं उसको एक क्लास एक्शन पे लेकर समूह को लेकर उनको समाधान जल्दी से जल्दी पहुंचाए। ये नहीं कि हमको फिर से पैसा खर्चा करना पड़े। बिल्कुल। तो कुल मिला के आपने यही समराइज किया बिजॉन साहब कि सिस्टम तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो एक पावरफुल नहीं है, उसके पास दांत नहीं है वैसे कि वो सिस्टम उपभोक्ता को राहत दे पाए। यहाँ पर जो मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं आशुतोष जी, हम देखते हैं कि जो दूसरे देश हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो या और भी कंट्रीज है, वहाँ पे कंज्यूमर काफ़ी जो एम्पावर्ड नज़र आता है। हमारे यहाँ भी जैसे 2019 में कानून आ गया, 86 से अभी तक हमने एक लंबा कानून देखा, सब कुछ है, लेकिन बावजूद उसके सर कहाँ दिक्कत है? क्या हमारा जो रेगुलेटर है वही कमज़ोर है, या वो तो है जो वहाँ हो सकता है वहाँ भी है? सारा मसला इम्प्लीमेंटेशन का है और उसी में हम मात खा रहे हैं। जी देखिए, जब 1986 में आज ही के दिन जब आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें हम लोग सब जानते हैं, जिसमें हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, कि इसमें सारी जो चीज़ें हैं, सारी बातें कवर्ड नहीं थी और बहुत सारी बातें जो है वो मिसिंग थी, जो धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। अब जैसे आज के समय में हमारा ई कॉमर्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी 1986 में, कि कोई जो है ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज कर ले, चाहे वो फ्लाइट की टिकट हो या ग्रोसरी हो या फिर कोई भी ऐसी जो है कंज्यूमर की कोई भी चीज़ हो जो वो ऑनलाइन खरीद सके, ऐसा कोई था ही नहीं उस समय। तो जैसे जैसे वक्त बदला और जिस तरह से कंज्यूमर का जो हर तरीके का जो परचेज का दायरा जो बढ़ा, जिस तरह से अभी मैंने ई कॉमर्स बताया, तो इसको भी अभी जैसे 2019 में जब अमेंडमेंट हुआ तो कंज्यूमर जो है उसके पास ऐसा कोई जो है कानून में कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि अगर आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा है। आशुतोष जी, मेरा जो सवाल मूल ये है कि देखिए, सामान बेचने के तरीके बदलते रहेंगे। पहले अलग मार्केट था, अब ऑनलाइन हो गया, कल को हो सकता है कि हमारे घर के अंदर वेंडिंग मशीन लग जाए। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाला लॉ है
वो कितना सशक्त है, वो कितना इम्प्लीमेंटेशन है, क्या कंपनियों को उसका कोई डर भी है? नहीं, मैं उसी पे आ रहा था कि जैसे जैसे वक्त बदलता गया उसी तरह से कानून में भी अमेंडमेंट होता गया। और जैसे पहले हमारे पास कोई एक अथॉरिटी नहीं थी, जैसे अब हमारे पास जो है अगर आप देखें तो सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है वो हमारे पास कभी नहीं था, जिसको अभी लाया गया 2019 के अमेंडमेंट में। तो इस अथॉरिटी को भी सर्टेन पावर्स दिए गए हैं, जिस पावर्स के हिसाब से जो है वो भी मिसलीडिंग, चाहे वो कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई एडवर्टाइजमेंट पे कोई रोक नहीं थी। कोई भी प्रोडक्ट को कोई किसी भी तरह से एडवर्टाइज कर रहा है कि इसको आप लगाने से ये हो जाएगा, ये क्रीम आप लगाएंगे तो वैसा हो जाएगा। और जब कोई जो कंज्यूमर है जब वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो ऐसा कुछ जब नहीं हो रहा है तो इसको एक जो मिसलीडिंग एड आप कह सकते हैं, हम चाहे वो टीवी में देखें, रेडियो में सुने या कहीं पे जो है वो लगा हुआ उसका बोर्ड हम देखें सड़कों पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी नहीं था प्रोविजन। तो इस प्रोविजन को भी लाया गया 2019 में। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ कानून में अमेंडमेंट होता रहा है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मुझे मालूम है कि प्रोसेस, क्योंकि हमारे देश में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ केसेस बहुत हैं हर जगह, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कितने सारे चाहे वो एयरलाइंस हैं, उन्होंने उनको भी कॉम्पनसेशन देने के लिए जो है कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर करा। उसके बाद चाहे आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी ऑर्डर किया। हाँ, ये वक्त लगा है, ये मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन कॉम्पनसेशन दिया गया है। मैं खुद अपने कुछ हमारे केसेस हमारे प्रो बोनो भी होते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली जो है एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसके साथ जो है मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ, वो अपना जो है एक तरह से वो कमाना उसका बंद हो गया, उसके पाँव उसका चला गया क्योंकि तरीके से उसको जो है मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल पाई। उसके लिए भी कोर्ट ने जो है कॉम्पनसेशन उसको ग्रांट किया और विद इन सो एंड सो टाइम में जो है उसको कॉम्पनसेशन देना है। और उस हॉस्पिटल को भी और उस डॉक्टर को दोनों को लायबल बनाया गया। तो ऐसे नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी हम देख सकते हैं ऑर्डर्स हैं जो कंज्यूमर कोर्ट जो है टाइम टू टाइम देता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हो या फिर स्टेट कंज्यूमर फोरम हो या नेशनल कंज्यूमर फोरम हो। हमें मालूम है कि ये 3 अलग अलग जो है बनाए गए हैं अमाउंट, जो आपका कॉम्पनसेशन का अमाउंट। पर बिजॉन साहब, जितना मुझे दिख रहा है कि नॉट कर रहे हैं कि नहीं ये हकीकत नहीं है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ केसेस हो सकते हैं, अक्सर वो हम रोज अखबार में भी पढ़ते हैं, बट जितना बड़ा इकोसिस्टम है, जितने कंज्यूमर हैं, जितनी शिकायतें हैं, जितना प्रॉब्लम, मुझे लगता है आधे लोग तो इस कारण से शिकायत ही नहीं करते कि उनको पता है कि कुछ होना जाना नहीं है। और जैसा बिजॉन साहब ने कहा कि अब मैं एक 2,000 रुपए की चीज़ के लिए 2 साल लगाऊं और 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपए खर्च करूं तो आदमी छोड़ ही देता है। हमको उस लेवल पे लेके जाना है। बिजॉन साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर्याप्त था। वहां पर भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया था इन टर्म्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। सारे प्रोविजंस रहे, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी आए, लेकिन हम लोग केवल एक सरल अमेंडमेंट चाह रहे हैं। क्या अमेंडमेंट चाह रहे हैं कि हमको क्षति हुआ है या हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमको मिला है वो तुरंत वापस हो जाए, वो तुरंत हमको एक एक्सचेंज हो जाए, हमको तुरंत रिफंड मिल जाए। जैसे आपने इंडिगो का केस लिया विपिन भाई, बहुत अच्छा केस आपने लिया। हम एडवांस में पैसे दे दिए और हम जब एयरपोर्ट पहुंचे कैंसिल हो गया फ्लाइट, तो हमको पैसे तो ऑन द स्पॉट वापस तो कीजिए जो आप हमसे एडवांस ले चुके थे, ताकि हम दूसरा एक विकल्प सोच सके, हम दूसरा कोई फ्लाइट पे चढ़ सके, हम बाय रोड जा सके हमारा डेस्टिनेशन। उसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई सोच नहीं है। सीसीपीए सो रहे हैं क्या? जो अथॉरिटी बने हैं वो अथॉरिटी क्यों बने हैं? ताकि वो अथॉरिटी सुने। पहले कोई रेगुलेटर नहीं था, अभी के रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर को तो काम है सुनना, हम लोगों का तकलीफ को सुनना और हम लोगों को तकलीफ को आगे ले जाना। वो क्यों नहीं हो रहा है? वो किस लिए नहीं हो रहा है? हम तो चाहते हैं कि वकालती तो हो, जरूर हो, बट उस केसेस के लिए हो जो बड़े केसेस है, जो लाखों में चलता है। अब आप ऑटो रिक्शा का केस लिए हैं, वो कितने साल में उसको मिला, कितने पैसे मिले, क्या रकम उसको मिला, हमको नहीं मालूम है। लेकिन हमारे आंकड़े ये कहते हैं कि हमको जो हमारा क्षति हुआ है उस क्षति का पैसे लेते लेते वो नेशनल कमीशन तक चले जाते हैं ऑपोजिट पार्टी। एक आम आदमी कहां तक 20 साल तक कोई
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आशुतोष, मैं यही बात कह रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियां ये जानती हैं, और अब तो ऑनलाइन का जमाना है, कि जो कंज्यूमर है वो स्मॉल टिकट साइज के लिए नहीं लड़ाई लड़ेगा, और इसी चीज का वो फायदा उठाती हैं कि आप उसको धीरे धीरे टरकाते जाइए और आखिर में वो थक के छोड़ देता है। मैं शायद इस बात को बेट कर सकता हूं कि मेरे बिजॉन साहब और आपके अनुभव में भी ऐसी चीजें होंगी, अब उनको टीवी पे हम क्या बोले, जहां पर हमने खुद ने छोड़ दिया होगा कि चलो रहने दो, अब क्या है, कितनी ही सिर फोड़ेंगे। नहीं, मैं बिजॉन जी जो है उनके बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत अमेंडमेंट की जरूरत है और बहुत स्ट्रिक्चर्स की भी जरूरत है। और जैसे कि सीसीपीए जो हम बनाया गया है, उस अथॉरिटी को जो है उसके पावर्स का जो है सही इस्तेमाल होना चाहिए। और जिससे हमने अभी देखा कि कितने सारे लोगों को जो फ्लाइट मिस हुआ और उनको कितनी तकलीफें हुई और कितने सारे उनको उनके पैसे जो है बर्बाद हुए, या उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला या रिफंड नहीं मिल पाया और वो जो है ट्रैवल नहीं कर पाए। कितने लोग तो बसेस में गए, कितने लोग ट्रेन में भी उनको जगह नहीं मिली, कितने लोग जो मेडिकल अर्जेंसीज में थे जो नहीं पहुंच पाए अपने डेस्टिनेशन पे। तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है सीसीपीए को अपना पावर को दिखाना पड़ेगा जनता को, लोगों को, कि सीसीपीए सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाया गया है। सीसीपीए एक लाइन चल रही है आशुतोष जी हमारे नीचे के टिकर में आज के शो के लिए, कि जो अभी हमारे पास रेगुलेटर है ना, वो रिएक्टिव है, वो प्रोएक्टिव नहीं है। जी, तो मैंने वही कहा कि ये लोगों का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सीसीपीए का काम है कि लोग जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो एक कॉन्फिडेंस है, उनका जो एक भरोसा, विश्वास जो है, वो सीसीपीए में बने कि नहीं, सीसीपीए जो है एक्शन लेगा। अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुई है, हमें गलत किया गया है, हमारे साथ हमें ठगा गया है, हमारे साथ चीट हुआ है, या हमारे साथ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुई है, और सीसीपीए इस बात को जो है इसका बिल्कुल संज्ञान लेगा और कड़ा से कड़ा जो है वो रुख अपनाएगा और एक्शन लेगा, जिससे लोगों में भरोसा बन सके। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सीसीपीए बना देना वो उद्देश्य नहीं था नए कानून का। मैंने ये सिर्फ बताया कि कानून में ये अमेंडमेंट लाए गए, लेकिन क्या वो अमेंडमेंट किस तरह से जो है कारगर साबित हो रहे हैं, कितना इफेक्टिव है, वही शायद सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि शुरू में भी जैसा मैंने कहा कि हमें ग्रेट इकोनॉमी की तरफ तो जा रहे हैं कि इतना कंज्यूमर, इतना बड़ा मार्केट, लेकिन क्या हमने उसमें उतना कंज्यूमर को उचित स्थान दिया है? कानून भी है अपनी जगह, लेकिन इंप्लीमेंटेशन। एक छोटा ब्रेक मुझे लेना होगा सर, लौट के आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है क्लास एक्शन सूट। शायद नहीं, अब तो हिंदुस्तान में भी उसके लिए कानूनी प्रावधान आ गया, लेकिन बहुत सारे लोग ना जानते हैं ना समझते हैं। और हम यही देखते हैं कि यही क्लास एक्शन सूट विदेशों में कंज्यूमर की बहुत बड़ी ताकत है। अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि अगर ऐसा मौका आए, कहां क्लास एक्शन सूट इस्तेमाल किया जा सकता है, और कौन से ऐसे कंज्यूमर राइट्स हैं जो कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है लेकिन उसकी प्रॉब्लम को वो सुलझा सकते हैं। और वॉइस रेज करना, ये तो कंज्यूमर को करना ही चाहिए। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। हक एथेरक नेशनल कंज्यूमर डे पर हमारी एक खास पेशकश। और क्योंकि अब हम 2025 को कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक तरह का ये फुल ईयर एनालिसिस की एज एन कंज्यूमर आपके पावर क्या हैं, आपके हक क्या हैं, और हम इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट, लेकिन क्या उतने स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर भी हैं? हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन इकोसिस्टम है? ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा हुई। नाउ क्विकली दोनों अपने मेहमानों से थोड़े संक्षिप्त जवाब चाहूँगा। आशुतोष, पहले आपसे। क्लास एक्शन सूट की मैंने बात की, अब तो भारत में भी प्रावधान आ गया, लेकिन किस तरीके से और किन मामलों में क्लास एक्शन सूट दायर किए जा सकते हैं? देखिए, पहले तो क्लास एक्शन सूट जो है, अगर हमारे देश की बात करें तो सेक्शन 245 जो है हमारा कंपनीज एक्ट का 2013 का, उसमें क्लास एक्शन सूट के बारे में प्रोविजन है। इसका मतलब ये है कि कोई जो सिमिलर काइंड ऑफ किसी एक ही कंपनी ने बहुत सारे कंज्यूमर्स जो लोग हैं या शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर सेम तरीके का उनके साथ प्रॉब्लम हुआ है तो एक क्लास बन जाएगा। और वो जैसे कोई भी किसी ने सूट फाइल किया है किसी पर्टिकुलर कोर्ट में, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो या फिर जो है एनसीएलटी हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो, वहाँ पे बाकी के सिमिलरली सिचुएटेड जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उनको अलग से केस ना फाइल करना पड़े। जैसे अभी जो है बताया मेरे मित्र ने कि मान लीजिए किसी का 2000 5000 छोटे अमाउंट का है, वो अलग से सूट फाइल करेंगे तो उनको कॉस्ट बहुत पड़ेगा। तो उनको जो है अलग से सूट नहीं फाइल करना है, जो सूट ऑलरेडी किसी ने फाइल किया होगा या कोई क्लास सूट ऑलरेडी चल रहा होगा उसमें वो डायरेक्टली वो ज्वाइन कर सकते हैं और वो
सिमिलर रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्ट से। और कोर्ट जो है वो जितने भी जो सिमिलरली सिचुएटेड जो क्लास ऑफ जो लोग हैं जिनके साथ चाहे फ्रॉड हुआ हो, चीटिंग हुआ हो या फिर उनको जो है नुकसान पहुंचा हो किसी पर्टिकुलर कंपनी से, वो सब के सब जो है इस केस में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और इसी तरीके का जो प्रोविजंस है वो अदर बाकी कंट्रीज में भी है और ये काफी मुझे लगता है कि कारगर साबित हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक ही प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उसी प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों ने उसी बिल्डर के पास फ्लैट बुक किया है और वो फ्लैट उनको नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग ही नहीं बनी या कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ या डिले हो गया या फिर जो फैसिलिटीज एमिनिटीज जो दी गई थी, जो प्रॉमिस की गई थी, वो नहीं दी गई हैं। तो ऐसे जितने भी वहां पे फ्लैट ओनर्स हैं या जिन्होंने खरीदा है या बुक किया है, वो सब के सब इकट्ठा होकर के एक कोर्ट में जा करके, बिल्कुल क्लास एक्शन सूट की यही ताकत है। और ये हमने देखा है कि जो इसके अनुभव रहे हैं दूसरे देशों में, वो बहुत पावरफुल होता है। क्विक उसमें आपकी सुनवाई होती है क्योंकि इतने सारे लोग एक शिकायत कर रहे होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि उसे अवॉइड किया जा सके और जल्दी और बेहतर परिणाम इसके आते हैं। इस पर और ज़्यादा चर्चा किसी दिन हम फिर से करेंगे, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है, एट लास्ट बिजॉन सर, इतने सालों का आपका अनुभव है, आज 2025 में एक कंज्यूमर से आप क्या कहेंगे? क्या उसके राइट से कम बेसिक चीजें, कि बहुत सारे कंज्यूमर के एंड पे भी मैं कहूंगा कि उनको भी कई बार पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी शिकायत एटलीस्ट दर्ज करानी चाहिए। क्या वो क्विकेस्ट वे है जिसमें कोई बहुत ना खर्चा होना है, ना प्रॉब्लम होनी है और तुरंत उनकी शिकायतें भी दर्ज हो जाएंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एविडेंस क्रिएट करना। तो शिकायत जरूर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज जरूर कीजिए, ये जरूरी है। 1915 1800 11 4000 में जरूर कीजिए। भले आपको उस ढंग का समाधान नहीं मिले जो आप चाह रहे हो, लेकिन शिकायत जरूर कीजिए, एविडेंस क्लियर बन जाता है। जहां से खरीदे हैं वहां पर भी जाकर शिकायत लिखित रूप से कीजिए ताकि एक एविडेंस हो और उसका एक जरूर कॉपी आप रिसीव करवा लीजिए। बहुत जरूरी है ये करवाना कि जब तक आप अपने को जागरूक नहीं करेंगे और डिमांड नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम जिसको आप समझाए हैं, हम लोग कभी विकसित भारत बन नहीं सकते हैं। विकसित भारत तब बनेगा जब उपभोक्ताओं को भी एक जागरूकता आए और वो अपना हक को लेकर, 6 हक है जो कानूनी रूप से है, 6 राइट्स, वो 6 हक को लेकर जरूर लड़ें, जरूर आवाज उठाएं और उसको आगे ले जाएं, ताकि बाध्य करें कि ये जो तंत्र बना है, हम लोग के जो तंत्र बने हैं हमारे पैसे से, यूसी कंज्यूमर वेलफेयर फंड एक है जो क्रिएट हुआ है, जो पैसा आपका और हमारा है, उस फंड में इसलिए है क्योंकि वो हमारा तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, वो अनक्लेम्ड रूप से पड़ी हुई है। वो उस फंड को लेकर इस ढंग से यूज होना चाहिए कि आम आदमी जो वकील को नहीं नियुक्त कर पा रहा है, जो अपना शिकायत को लेकर नहीं जा पा रहा है, तो आपने जो कहा क्लास एक्शन लिटिगेशन सरकार को उपभोक्ताओं के पक्ष में करना चाहिए। अभी तक केवल एक ही बार रामविलास पासवान जी ने कोशिश किए थे वो मैगी नूडल्स को लेकर, लेकिन वो मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ एनसीडीआरसी। देयर वर सम फॉल्ट्स इन दैट पिटीशन, लेकिन एक कोशिश तो था सरकार के अंदर, तो इसी कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से। बिल्कुल। तो चलिए एट लास्ट हम यही कहेंगे कि जागो ग्राहक जागो, आपके लिए बहुत सारा ऑनलाइन पोर्टल्स, हेल्पलाइन, ये सब कुछ है। अब एक कंज्यूमर के एंड पे आपको भी जागरूक बनना है। छोटा सामान है, छोटी कीमत है, मत सोचिए, एटलीस्ट अपनी शिकायत को दर्ज कराइए। समाधान होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, लेकिन वो कंप्लेंट रजिस्टर होगी, वो केस बनेगा, जैसा बिजॉन सर ने कहा। और धीरे धीरे आपकी यही ताकत, जब ज्यादा लोग ये करेंगे, डेफिनेटली इट पुट अ प्रेशर ऑन द सिस्टम, सिस्टम कंपनीज पे प्रेशर डालेगा और एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। जैसा हम दूसरे देशों में देखते हैं कि इतने कड़े प्रावधान है, इतना प्रेशर सिस्टम है, कंपनीज डरती हैं कंज्यूमर के साथ कोई भी खिलवाड़ करने से। और ये ताकत आपके हमारे पास यहां भी है। हमें भी अपने राइट्स का इस्तेमाल करना है ताकि भारत में भी उसी तरीके का कंज्यूमर एक्टिविज्म दिखाई दे। आपका हक और हमारा हक बरकरार है। बहुत धन्यवाद बिजॉन सर और आशुतोष जी, आज मुझे लगता है बहुत अच्छी चर्चा हुई और ये अवेयरनेस में भी काम आएगी, प्लस ग्राहकों को सशक्त करने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।